प्रणाम इंडिया। ये है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा। नवरात्रि का समय चल रहा है। ऑप इंडिया के यूट्यूब चैनल पे हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे आप मेरे साथ न्यूज नामचा देख पाएंगे। इस कार्यक्रम में हम उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं, जिनका सरोकार आपके अस्तित्व से है। हम उन सवालों को आवाज देने का प्रयास करेंगे जिनसे मुख्य धारा की मीडिया बचती है। हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ की कुछ रिपोर्टों से करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट जो हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में है, उस पर भी विस्तार से पढ़ पाएंगे। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होने पर जो कुछ भी अपेक्षित है, आप जिन चीजों की कल्पना कर सकते हैं, सारा कुछ इस राज्य में हो रहा है। आपको देखने को आसानी से मिल जाता है। ईसाई मिशनरी जो है वो बेलगाम है। इस्लामिक कट्टरपंथ को भी उभार मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं वो राम की तो बात करते हैं, राम मंदिर, गाय, गोबर, गोठान, इन सब चीजों की बात करते हैं, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो तुष्टीकरण वाले हैं। जिससे ईसाई मिशनरियों का तुष्टीकरण होता हो, मुस्लिम कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण होता हो, वही नीति अपना रहे हैं जो कांग्रेस का की परंपरा रही है। इतिहास भी आप कांग्रेस का उठाकर देखेंगे तो यही मिलेगा। और भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है वो इससे अलग नहीं है। यहाँ तक कि वो गुटबाजी भी, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी देखने को मिलती है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल जो है, उनकी ही सरकार में एक मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनको निपटाने में बिजी हैं। और इस कदर बिजी हैं कि टीएस सिंहदेव सरगुजा संभाग से आते हैं। और सरगुजा संभाग में जब आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं या वहाँ की जो स्थिति देखते हैं, तो लगता है कि उस लड़ाई का जो है के चक्कर में जो इस इलाके की जनता है वो भुगत रही है। इस सरकार में जमीन खोर मंत्री हैं। ऐसे मंत्री हैं जो खुद जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो संरक्षित जनजातियां हैं उनकी ही जमीन खाने का प्रयास करते हैं। चंदखुरी जो है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, उस चंदखुरी में सरकार ईसाइयों को कई एकड़ जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करती है कि इनको कब्रिस्तान के लिए दिया जाए, जबकि वहां पे ईसाई हैं ही नहीं। जिस जगह पे ये जमीन दी जा रही है उसके आसपास ईसाई आबादी नहीं है। उससे भी हास्यास्पद यह है कि यहाँ पे जमीन मिले इस ईसाई कब्रिस्तान के लिए, इसके लिए पत्र जो है, चंदखुरी जो है वो रायपुर जिले में आता है। कई 100 किलोमीटर दूर कुनकुरी एक जगह है, कुनकुरी भी विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक लिखते हैं। कुनकुरी जो है वहाँ जो चर्च है वो जसपुर में आता है, और जसपुर जो है ईसाई धर्मांतरण का बड़ा केंद्र है। तो कुनकुरी में एक चर्च है जो देश का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, इस लिहाज से कि बैठने की क्षमता के लिहाज से एशिया का इस महीने में वो दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। वहां के विधायक इसके लिए लिखते हैं पत्र कि यहाँ पे जो है ये एकड़ जो कौशल्या माता मंदिर है वहां पे, वहां पे 5 एकड़, करीब 5 एकड़ जमीन दे दी जाए कब्रिस्तान, ईसाइयों को कब्रिस्तान बनाने के लिए। जबकि चंदखुरी जो है उससे कई 100 किलोमीटर दूर एक अलग विधानसभा क्षेत्र में है, वहां से भी जो है सो कांग्रेस के ही विधायक हैं, बावजूद ये पहल कुनकुरी से हो जाती है। सबके बीच छत्तीसगढ़ के हिंदू बेबस हैं, वे अभिशप्त हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री को झेलने के लिए जो बात तो राम की करते हैं पर कर्म जिनके तुष्टीकरण वाले हैं। यहाँ गायों की सेवा के नाम पे योजना चल रही है, लेकिन गोवंश सड़कों पर है, यत्र तत्र सर्वत्र। पूरे प्रदेश में कोई भी कोना हो जहां आप चले जाएं, सुबह, दोपहर, सांझ, देर रात गाय जो है झुंडों में बीच सड़क पे नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के रिपोर्ट की शुरुआत हम हर्रापाट से कर रहे हैं। हर्रापाट जो है जसपुर जिले का एक गांव है, मनोरा ब्लॉक में आता है। यहाँ कोरबा पहाड़ी रहते हैं। कोरबा भारत के राष्ट्रपति की दत्तक संतान कहे जाते हैं, संरक्षित जनजाति हैं। कोरबा लोगों के बारे में बताया जाता है कि सनातन को समर्पित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में जो धर्मांतरण, ईसाई धर्मांतरण जिस वर्ग का सबसे ज्यादा हुआ है वो उरांव है। और कोरबा ऐसी जनजाति है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें 9 के बराबर जो है इनका धर्मांतरण हुआ है। ये अपने धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। हालांकि इन पे भी दबाव डाला जाता है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं,
लेकिन इसके बावजूद ये जो है ऐसे बहुत कम कहीं मामले देखने को मिल जाए जो ये धर्मांतरित हुए हैं, अन्यथा 9 के बराबर इन्होंने धर्मांतरण किया है। तो ये हर्रा पाठ जो है पिछले दिनों चर्चा में आया था, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार में एक मंत्री हैं अमरजीत भगत, ये उनकी करतूतें थी जिसने हर्रा पाठ को चर्चा में ला दिया। अब जो स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो लाल साई राम के आंगन की है। लाल साई राम पहाड़ी कुरबा हैं, हर्रा पाठ के रहने वाले हैं। उन लोगों में है जिनकी जमीन साजिश कर धोखे से, जो मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनके बेटे आशीष भगत जो जज हैं, उनके नाम से करवा ली गई थी। ये जमीन 24.88 एकड़, करीब 25 एकड़ जमीन थी। और इस मामले के बाद, ये मामला जब संज्ञान में आया तो हर्रा पाठ और पहाड़ी कोरबा, इनकी स्थिति जो है वो चर्चा में आ गई। लाल साई ने हमें बताया कि उनसे और उनके परिवार के जो लोग जिनकी इस जमीन में हिस्सेदारी है, उनकी पुश्तैनी जमीन में, उनसे आसपास के ही गांव के कुछ लोगों ने संपर्क किया जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, और उनसे कहा कि आपको सरकारी अनुदान दिलाएंगे, और यह कह के जिला मुख्यालय जो जसपुर है वहां लेकर गए। वहां लाल साई ने बताया कि उन लोगों से कुछ कागज पे, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं उनसे अंगूठा लगाया, जो साइन कर सकते थे उनसे साइन करवा गया कागज पे, और इन लोगों को लगा कि ये सब सरकारी अनुदान के लिए करवाया जा रहा है। कुछ दिन के बाद उनकी जमीन पे पटवारी आए जमीन की नाप करने के लिए। तब लाल साई और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको पता चला कि उनकी जमीन जो है वो बिक गई है। जैसा कि लाल साई ने हमें बताया कि पटवारी ने कहा कि मंत्री अमरजीत भगत ने आपकी जमीन खरीद ली है। तब ये जब पूरा मामला सामने आया, उसके बाद क्या हुआ कि ये परिवार और इस परिवार को चेक कुछ मिले थे, सबके नाम से अलग अलग चेक मिले थे, कुल 6 चेक बताए जाते हैं जो दिए गए थे। और इन लोगों से कभी भी, जो लाल साई ने हमें बताया और उस परिवार के लोगों का कहना था कि कभी वो अमरजीत भगत से न मिले हैं, न उनके बेटे आशीष भगत जिनके नाम से जमीन रजिस्ट्री कराएगी, जिसके पेपर है हमारे पास रजिस्ट्री के, आशीष भगत से नाम होने के, वो उनका कहीं जो है उनसे कभी मिले थे या उससे पहले कभी उन्होंने उनके बारे में सुना था। और उस समय अमरजीत भगत जसपुर के जो है प्रभारी मंत्री भी थे। तो ये लोग जो है सो एक बीजेपी के नेता है कृष्ण कुमार राय, उनके पास जाते हैं। कृष्ण कुमार राय जो है, इससे पहले जब प्रदेश में भाजपा की सरकार 15 साल तक थी रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त था, कई निगम बोर्ड का नेतृत्व में जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। तो कृष्ण कुमार राय को उन्होंने वो चेक दिया। उस चेक देखने के बाद वो कृष्ण कुमार राय जो है, उनके भतीजे हैं नितिन राय, जो भाजयुमो के जो सरगुजा संभाग है उसके प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने वो चेक देखा और जब जांच की पता चला कि भाई इनकी जमीन जो है अमरजीत भगत ने जो है कि मतलब एक आशीष भगत के नाम से रजिस्ट्री की गई है। फिर पता किया तो पता चला ये अमरजीत भगत के बेटे हैं, जज हैं। तो इस तरह से इन लोगों का की जमीन जो है रजिस्ट्री करवा ली गई थी और इनको भनक नहीं लगी थी। तो और फिर वहां पे तब भाजपा ने जो है सो स्थानीय स्तर पे इसके लिए प्रदर्शन किया, धरना दिया, आंदोलन किया। लेकिन चूंकि अमरजीत भगत वहां प्रभारी मंत्री थे तो प्रशासन ने इन लोगों की नहीं सुनी। फिर जो है सो विवाद बढ़ा तो भाजपा ने एक जांच कमेटी बना दी, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी। उसने भी जांच की, उसमें भी यह जो बात थी वो पूरी तरह सही पाई गई और इन लोगों को जो चेक दिए थे वो भी पड़े हुए थे, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था ना कि हमारी जमीन बिक गई है और इनको लगा था कि हमको तो सरकारी अनुदान मिल रहा है। तो तब भी इन्होंने चेक को जो है सो भुनाया नहीं था, इनके पास पड़ा हुआ था। तो वो सब कुछ था। तो जब ये सही पाया गया तो उसके बाद जो है इन लोगों को, और सरकार प्रशासन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं थी, तो इन लोगों को जो पीड़ित परिवार थे पहाड़ी कोरबा के, उनको जो है सो ले जाया गया रायपुर। रायपुर में राज्यपाल से उनकी मुलाकात करवाई गई। फिर राज्यपाल ने उनकी स्थिति देखी और फिर कहा कि जो है सो इनकी जमीन वापस की जाए। फिर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा तो अमरजीत भगत को अंततः जमीन वापस करनी पड़ी। लाल साई ने हमें बताया कि उनके परिवार को अब जमीन वापस मिल गई है। अब आगे आप नितिन राय जो जिन्होंने यहाँ पे स्थानीय स्तर पर आंदोलन शुरू, जिनके संज्ञान में सबसे पहले ये मामला आया, जो रायपुर तक इस परिवार को राज्यपाल तक ले गए, उनसे इस घटना के बारे में उन्होंने हमें क्या बताया, आप आगे सुनिए। ये पूरा क्षेत्र से हम लोगों का पूर्वजों से जुड़ाव है।
जब ये परिवार हमारे घर आया, अरे कागज कागज का टुकड़ा मैं कागज लेके आया। उस समय हमारे चाचा जी कृष्ण कुमार राय जी की तबीयत भी खराब थी, तो ये सब आए, बोले बाबू देखिए ना ये कौन सा कागज है। तो बाबू ने देखा कि ये तो चेक है, इनको ये भी नहीं पता था वो कागज क्या था, चेक था। तो क्या हुआ, सब जो कागज लेके देखे तो बोला, पता चला कि इनकी जमीन को अमरजीत भगत जो हमारे जिले का प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने इनको ठग के षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे जो जज हैं, जो न्यायाधीश कहला जाता है, उनके नाम से ये खरीद लिए। जब इनके इनके गांव में जब चर्चा हुआ तो ये गांव वाले लोग सब मैंने लोग, इसके जो दलाल है वो बोले कि बहुत बड़ा मंत्री तो है मनकर जमीन ली है कि तुम लोगों का जमीन वापस कोई नहीं करा सकता है। तो हमने मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक शुरुआत में बोला कि आपने जमीन वापस कर दीजिए, पर उन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर हम लोगों ने जन आंदोलन छेड़ा, धरने प्रदर्शन किए, तो प्रदेश के विष्णुदेव साय जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एक कमेटी बना दी। यहाँ स्थानीय सांसद गोमती साय जी, देवजी भाई पटेल पूर्व विधायक धरसिंवा के, गणेश नंदे, इनकी कमेटी बनाई। फिर कमेटी हम लोग आई, जांच किए सब जगह, इसमें पाया गया कि ये इनसे षड्यंत्र पूर्वक इनको भूमिहीन कर दिया गया था। मैंने भूमिहीन, जबकि ये नियम है कि किसी को आप भूमिहीन नहीं कर सकते हैं। फिर भी उसके बाद आंदोलन के बाद भी मंत्री जी के कान में जू तक नहीं लगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनको लेकर राज्यपाल के पास लेके गए। वहाँ पे राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके ने इनकी हालत देखकर उनको इतनी गंभीरता से लिया कि हमने ज़मीन वापस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस विष्णुदेव साय जी की रायपुर में, तब जाके फिर बहुत प्रेशर बनी, तब जाकर अमरजीत भगत जी ने अपनी बेटे नाम से जो जमीन ली थी वो वापस। पंचायत प्रशासन भी बड़ा, मंत्री जी उस समय प्रभारी मंत्री थे हमारे जिले में, तो जिले कांग्रेस की सरकार, अब प्रशासन उनके दबाव में ही काम कर रहा था। लोग यहाँ के जो दलाल हैं इनकी एकदम पेनी नज़र है, क्योंकि ये बक्साइट है, जमीन पे के नीचे बक्साइट है, उस कारण ये पूरा दलालों की नज़र में है। बहुत से मेरे आज 15 पाठ बगीचा क्षेत्र में हजारों एकड़ ज़मीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई है, उसकी जांच हो जाए तो सब पूर्वानों की ज़मीन वापस हो। मिशनरीज भी इनके ज़मीन पे काबिज हो रहे हैं, इनको सौदा के नाम से धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मिशनरीज यहाँ पे आके सब जगह, हमारा भुवनेश्वर कोरबा है, उसकी ज़मीन को भी मिशनरीज ने कब्जा किया, उसका भी केस चल रही है। नितिन राय अपने बयान में जिस भुवनेश्वर का जिक्र कर रहे थे, उसका पूरा नाम भुवनेश्वर राम है। वो भी पहाड़ी कोरबा है और हर्रा पाट का ही रहने वाला है। भुवनेश्वर राम हमें उस जमीन पे, जो सड़क के किनारे रोड के साइड में उसका वो प्लॉट है, उस प्लॉट पे ले गया और वहां निर्माण कार्य देख के लगा, मतलब थोड़ा सा निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, ईंट वगैरह भी वहां पे कुछ रखी हुई थी। भुवनेश्वर ने हमें बताया कि पड़ोस के गांव के 2 लोग एक दिन आए और उसकी जमीन पर कब्जा करके निर्माण कार्य करने लगे। भुवनेश्वर ने इसका विरोध किया और जो निर्माण कार्य कर रहे थे वो धर्मांतरित ईसाई हैं। भुवनेश्वर ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे भगा दिया। भुवनेश्वर का दावा है कि उसकी जमीन पे गिरजाघर बनाया जा रहा था। गिरजाघर मतलब चर्च, जबकि जो हर्रा पाट गांव है उसमें चूंकि कोरबा पहाड़ी जनजाति जो है वो ज्यादातर लोग हैं, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि सनातन को समर्पित लोग हैं, तो यहाँ पे धर्मांतर नहीं है। फिर भी इस गांव में गिरजाघर बनाने का प्रयास हुआ। या ग्रामीणों ने हमें बताया ईसाई मिशनरी के लोग इधर भी आते रहते हैं, बहलाने फुसलाने की लोगों को कोशिश करते हैं, लेकिन इस गांव में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि आसपास के गांव में धर्मांतरण हुआ है। तो वो लोग वहां पे निर्माण कार्य कर रहे थे। भुवनेश्वर इसकी शिकायत लेके तहसीलदार के पास जाता है, लेकिन भुवनेश्वर का जो कहना है तहसीलदार ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद वो बीजेपी के एक नेता है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, उनके पास जाता है, उनसे पूरी बात बताता है। उसके बाद जब जुदेव दखल देते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पे निर्माण कार्य पे रोक लगती है। अभी वो रोक लगी हुई है, मामला चल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भुवनेश्वर की जमीन पे निर्माण कार्य रोक दिया गया, यह भी नहीं है कि अमरजीत भगत ने जमीन, जब राजनीतिक दबाव बना, राज्यपाल तक को दखल देना पड़ा तो जमीन लौटा दी गई। दरअसल ये तो वो मामले हैं ना जो संज्ञान में आ गए। ऐसे
सैकड़ों मामले हैं इन इलाकों में, छत्तीसगढ़ के पेंड्रा हो, बागीचा हो, इस क्षेत्रों में जहां आदिवासी जनजातीय समाज की जमीनों को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दिया गया है और इसका उल्लंघन और उन्हीं को बेदखल कर दिया गया जिनका पुरखों से उस जमीन पर अधिकार था। जबकि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां भू राजस्व कानून मतलब विशेष कानून लागू है और भू राजस्व कानून जो है उसकी धारा जो है 170 ख वो इनको जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको जमीनों के संरक्षण के लिए विशेष मतलब उसमें प्रावधान किए गए हैं। वो ये कहती है कि अगर 2 अक्टूबर 1959 को, हम बाद में इस कानून को लेकर भी एक एपिसोड करेंगे कि उस कानून में क्या है, मोटा मोटी अभी आप समझ लीजिए कि 2 अक्टूबर 1959 को अगर मान लीजिए ए नाम के जनजाति समाज के व्यक्ति का किसी जमीन पे कब्जा था और उस बाद में इस तारीख के बाद अगर बी नाम के किसी व्यक्ति का हो गया, वो जनजाति समाज से आता हो या गैर जनजाति हो, फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे 2 साल के भीतर बताना होगा कि वो कैसे इस जमीन पे कब्जे में आया। अगर वो नहीं बताता है तो एक का ही कब्जा माना जाएगा। इसमें तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अमरजीत भगत ने तो ठीक है जमीन लौटा दी, या भुवनेश्वर के जो मामला है वहां रोक लग गया, वो भी तब जब संज्ञान में आ गया, जो स्थानीय नेता है बीजेपी के लोग, उनका विरोध हुआ। लेकिन उन मामलों का क्या, जिन मामलों जो संज्ञान में नहीं आते, जिनकी सुनवाई नहीं होती, जो राजनीतिक दबाव जिन मामलों में नहीं बन पाता है, इसलिए ये जो सारे सवाल हैं वो अमरजीत भगत के जमीन लौटाने से समाप्त नहीं होते, उन्हें जसपुर के प्रभारी मंत्री के पद से हटाए जाने से भी समाप्त नहीं होते। जो उनके पाप है वो नहीं धुलते हैं इन सबसे। नियम है कि जज जब भी संपत्ति खरीदेंगे तो उसकी जानकारी देंगे। उनके बेटे जो है आशीष भगत, वो जज है और ये जमीन जो थी कोरबा पहाड़ी परिवारों की, वो आशीष भगत के नाम से रजिस्ट्री हुई है। तो क्या आशीष भगत ने इसकी जानकारी दी थी? इसका जवाब किसी को मालूम नहीं है। क्या आशीष, जब अमरजीत भगत ने देखा कि अब जो है सो बेटे पे भी आंच आ सकती है, तो उन्होंने इसी कारण से क्या जमीन लौटा दी? इसका भी जवाब नहीं मिलता है। उनके बेटे ने जानकारी देने का जो नियम है उसका पालन किया था, इसके बारे में उन्होंने जरूरत तक नहीं समझी है उनके बेटे ने कि आके बताएं कि हाँ हमने ये पालन किया है। इस मामले में जो लोग दलाल की भूमिका में थे, जिन्हें कांग्रेस का ही कार्यकर्ता बताया जाता है, उन पे कोई कार्रवाई हुई क्या? पार्टी के स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे उनके अमरजीत भगत से क्या संबंध है? क्या कभी इसकी जांच हुई क्या? जवाब है नहीं। सारे सवालों के जवाब है नहीं। जमीन लौटाने की बात जब अमरजीत भगत ने कही तो उन्होंने कहा कि इसमें जो रजिस्ट्री की गई तो उन्होंने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया, उसका पालन किया है। तो एक तो हमने वो जज वाला आपको कानून बनाया। दूसरा क्या है कि पहाड़ी जो जनजाति कोरबा है वो संरक्षित जनजाति है, उसकी जमीन जो है गैर आदिवासी तो छोड़िए, अमरजीत भगत या उनके बेटे उराव जनजाति से है और जनजाति समाज में सबसे ज्यादा जो धर्मांतरण जिन लोगों ने किया वो उराव ही है। तो जो कोरबा है उनकी जमीन जो है दूसरी जनजाति, चूंकि ये संरक्षित जनजाति है तो उनकी जमीन दूसरे भी नहीं खरीद सकते। इसमें इस मामले का भी उल्लंघन हुआ है, इसको लेकर भी कोई सफाई नहीं दी गई है कि आखिर कैसे अमरजीत भगत ने उरांव होते हुए, उनके बेटे ने उरांव होते हुए अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली। तो जाहिर है ना कि इसमें प्रशासनिक मिली भगत भी होगी और वो इसलिए भी रही होगी। और जैसा कि आरोप भी है कि प्रशासन भी शुरू में चुपचाप रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, क्योंकि अमरजीत भगत जसपुर के प्रभारी मंत्री थे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी योग्यता है जिसके दम पे अमरजीत भगत आज भी भूपेश बघेल की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे तो उनपे यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो विधायकों को रायपुर में कुछ हजार स्क्वायर फीट जमीन का आवंटन हुआ है, इस मामले में भी अमरजीत भगत के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने उससे ज्यादा जमीन जो है कब्जा कर रखा है। तो ये जो जमीन खोर मंत्री है कांग्रेस की सरकार के, वो उन्हें क्यों मंत्रिमंडल में बना के रखा गया है? वो जो संरक्षित जनजाति है उनकी जमीन का इतना बड़ा मामला आया, फिर भी आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों वे आपके मंत्रिमंडल में बने हुए हैं? इसका जवाब कौन देगा?
और अभी आप ये पिछले साल का मामला है, 2022 में हम इस पे बात कर रहे हैं, आज तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। और ये वो सवाल है जो जिनके जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि इनसे जो है छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनके अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि उनपे, और दूसरा क्या है कि वो ईसाई मिशनरियों के खतरे का भी सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर भी सरकार की जो है वो चुप्पी है। तो ये तमाम सवाल है जिनका जवाब जो है आज तक नहीं दिया गया है। हालत यह है कि छत्तीसगढ़ में जो है जहां भी खाली जमीन दिख रही है वहां क्रॉस गाड़ दिया जाता है। आप जो है सो ऐसे ऐसे गांव है जहां जाएंगे तो रास्ते में क्रॉस सड़क किनारे गाड़े गए हैं, मतलब एक तरह से मुनादी की गई है कि आप जो है सो किस इलाके में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करने से पहले जान जाइए। हम ऐसे गांव के बारे में भी आगे आपको एक अलग से रिपोर्ट लाएंगे और उसमें चर्चा करेंगे। ऐसे द्वीप है जिनकी सनातन परंपरा से मतलब का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो निर्जन द्वीप है, आप पैदल नहीं जा सकते वहां पे। धर्मांतरण को मसीह मेला लग रहा है वहां पे, और ये सरकार जो है सो चुप बैठी हुई है। आखिर ऐसा है क्यों? हम ये नहीं कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आज का ये मामला है धर्मांतरण का, लेकिन यह भाजपा की सरकार थी तो नहीं थी। दरअसल ये है कि जब आज भाजपा सत्ता में नहीं है तो इन लोगों को जो संरक्षण मिल रहा है। अब आप बताइए कि चंदखुरी का ही जो मामला मैंने आपको बताया, उसमें कुनकुरी के विधायक की को क्या आवश्यकता थी अनुशंसा करने की, और वहां आप कैसे कब्रिस्तान के लिए जमीन दे रहे हैं जहां पे एक ईसाई नहीं है? ये तो साजिश है ना, सरकारी संरक्षण मिल रहा है इस ईसाई मिशनरियों को। तो आने वाले दिनों में हम जो है सो विस्तार से जो ये ईसाई मिशनरी हैं उनका के हर पहलू, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे उनका लव जिहाद हो, छत्तीसगढ़ में आपको अलग तरह का भी लव जिहाद दिखने को मिलता है। इन सब पर एक एक कर विस्तार से बात करेंगे। तब तक आज जो के लिए इतना ही। आज का जो हम एपिसोड है अब समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, सनातन का चिंतन करते रहिए। हमें भी आपके सहयोग की जरूरत है कि आप हमें जो है सो सहयोग दें, ताकि हम उन जगहों तक पहुंच सके जहां हिंदुत्व के खिलाफ साजिशें चल रही है। और छत्तीसगढ़ को लेकर जो हमारी जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हमारी वेबसाइट पर एक एक करके आती रहेगी। और इसके अलावा जो वीडियो रिपोर्ट है ग्राउंड के, वो भी हम अपने YouTube चैनल पे आने वाले दिनों में धीरे धीरे जारी करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।